जय हिंद, जय बिहार। आज हम आपको क्लास 10th का अनामिका जी का लिखा हुआ अक्षर ज्ञान बता रहे हैं और इनके जीवनी के बारे में भी कुछ हम आपको बता दूं और सब लिख करके भी उत्तर देंगे। कुछ मोटा मोटी हम आपको बता दूं जो सो आसान हो जाएगा लेसन। समकालीन हिंदी कविता में अपने अलग पहचान बनाने वाली कवित्री अनामिका जी का 17 अगस्त 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था और ये अभी फ़िलहाल MA दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने के बाद वहीं पे प्रोफेसर वगैरह हैं। और अब ये कुछ जो लिखे हैं अक्षर ज्ञान, ये बहुत ही कवित्री के दिमाग में कहाँ से सब बात आया। लाखों कवि पैदा हुए, लाखों कहानीकार पैदा हुए, लेकिन इतनी बड़ी सोच रखने वाली अक्षर ज्ञान पर मैं इनको सबसे पहले धन्यवाद दे दूं। ऐसे ऐसे कवित्रियों को या कवियों को जो हमारे जीवन से रहस्यमय जो घटना है उसे उद्घाटित करते हैं और प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम किसी जीवन के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने में क्या क्या हमें कठिनाइयाँ होती है। इन सब चीज़ के बारे में कवित्री ने बताया, बहुत ही एक अच्छा उदाहरण पेश करके बताया है। अक्षर ज्ञान अनामिका जी का लिखा हुआ है, ये बिहार के कवि हैं। चौखट में नहीं अटता बेटे का क, ये सिर्फ क ख ग घ ये वर्ण नहीं है, बल्कि इस वर्ण के माध्यम से जीवन में आने वाले कठिनाइयों को अनामिका जी बताए हैं। और क से लेके अंग तक का जो वर्ण व्यवस्था बताए हैं वो किस तरह का मनुष्यों के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं और इस तरह से हम उस पर विजय प्राप्त करते रहते हैं और अंततः विजय प्राप्त कर लेते हैं पूर्णतः। चौखट में नहीं अटता बेटे का क, कहानी अनामिका जी कहती हैं कि बच्चा जब जीवन के प्रथम संग्राम में कूदता है और क लिखने का प्रयास करता है तो बच्चे के चौखट में नहीं अटता क। लिखने वक्त उसे कहीं न कहीं से कोई अंक अक्षर ऊपर या नीचे चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जीवन क्रम को बढ़ाने के लिए जब लोग प्रथम प्रयास करते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रथम प्रयास करते हैं तो उनको कभी कभी असफलता और कभी सफलता, कभी असफलता, कभी तो पहले तो उन्हें असफलता ही हाथ लगता है। जैसे हम कहते हैं कि एक दुकानदार दुकान खोलता है तो लाखों 2 लाख 10 लाख पूंजी लगा के, तो पहला दिन उसे कम पूंजी पर कम लाभ प्राप्त होता है। वो कैसे कि पहला दिन ग्राहक आएगा, पहचानेगा, समझेगा तो खरीदेगा। इस तरह से ग्राहक एक दूसरे को बताते चला जाएगा और आते चला जाएगा। तो ये कहते हैं बेटे चौखट में नहीं अटता बेटे का क। जब बच्चा प्रथमाक्षर क लिखने का प्रयास करता है तो कभी क इधर फुदक जाता है, कभी क उधर फुदक जाता है, कभी छूट जाता है और वो अनवरत प्रयास करते रहता है और फिर भी चौखट में नहीं अटता। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि वो क को बहुत अच्छा से लिख लेता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में कठिनाइयों को महसूस करेगा काम करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए, तो कभी सफलता हाथ नहीं लगेगा। तो कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, हमें उस पर लड़ना है, उससे संघर्ष करना है। आप पढ़ते हैं पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 10th क्लास, 11th 12th सभी पढ़ाई करते हैं। कठिनाई तो पहले आता ही है। जैसे ही एक सोपान को आप पार करते हैं दूसरे में आपका मनोबल बढ़ जाता है। ये लेखिका बहुत गहरी नींद से, गहरी सागर से मंथन कर सिप निकाले हैं। कबूतर ही है ना, कैसे क से कबूतर बच्चा कहता है तो उसको याद कराया जाता है क से कबूतर। चौखट में नहीं अटता बेटे का क। जब प्रथमाक्षर बच्चे लिखने का प्रयास करते हैं तो उनके चौखट में क नहीं अटता। कोई व्यक्ति अगर पहला काम करना शुरू करता है तो उसे ठीक से समझ में नहीं आती, धीरे 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 करते करते सारी बातें उसे समझ में आ जाती है। फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। जब क लिख लेता है किसी भी तरह से तो उसके बाद ख का प्रयास करता है। तो ख जो पाई दे के वो लिखते हैं और इधर वाला अक्षर जो होता है वो जाके जैसे ही घूम के आता है इधर उधर थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ जाता है। ख तो मैं कहूँ कि अच्छा पढ़ाने वाले को भी ख लिखने नहीं आता है। ख और क्या बोले, ख और छ दो चीज़ें। तो कहता है फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है ख। क लिखते लिखते किसी तरह प्रयास करता है और क तो लिख देता है। यानी जीवन के प्रथम सोपान में कठिनाइयों को टालते हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं। तब दूसरा आता है ख। तो ख फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। जब दोबारा उसी काम को करने का प्रयास करते हैं तो कुछ काम ठीक होता है और कुछ काम इधर उधर थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। तो यही कवि कह रहे हैं कवि कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्योंकि क में ही आधा ख निहित है। खरगोश की खाली से बेचैनी, यहाँ पढ़ाते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश। अब खरगोश की बेचैनी होता है, कोई पकड़ न ले, बिल्ली पकड़ न ले, इस तरह से। तो हम जैसे ही एक काम करके दूसरा काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें शक होता है, लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे, क्या होगा। इस तरह की कठिनाइयाँ मेरे मन में आते रहते हैं। लेकिन हर वक्त अनवरत हमें प्रयास करना चाहिए और पॉजिटिव सोचने का, क्योंकि एक और नेगेटिव 100 पॉजिटिविटी को
समाप्त कर देता है। तो आप जीवन में कभी अपने आप में नेगेटिव नहीं आने दीजिए, हमेशा पॉजिटिव चार्ज में रहिए, जीवन में आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले से टूटता हुआ उसका ग। अब देखिए, क लिख लिया, ख लिख लिया, अब बारी ग का है। तो ग का एक भाग अलग और एक भाग अलग, कहीं ऊपर पाई देने से छूट जाता है तो इन ग का आधा मात्रा इधर और आधा मात्रा इधर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, गमले में टूटता हुआ उसका ग। क ख लिखने के प्रयास जब कर लेता है तो ग लिख देता है, मगर अगर पाई छूट गया तो एक पाई इधर आ गया, ग का एक पाई इधर आ गया। तो यहाँ कहता है कि तीसरी बार जब सफलता की सीढ़ी चढ़ना, एक काम पार कर लेते हैं, दूसरा काम पार कर लेते हैं, तीसरा में लगता है शायद होगा नहीं होगा, लेकिन अगर हम अनवरत प्रयास करते रहें, लगातार प्रयास करें, सतत प्रयास करते रहें तो हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे किसी भी काम के लिए। घड़े सा लुढ़कता हुआ घ। अब देखिए, घ जो लिखा जाता है तो घ में पहले एक पाई क में भी पारते हैं, ग में भी पारते हैं और घ में भी। तो घ पाई जब इधर से ला के जोड़ते हैं तो कैसे, इधर से पाई खींच दिया, इधर से लुढ़कते हुए पहुंच गए, घड़ा हो गया, घ से घड़ा। तो कहते हैं कि क ख ग जब लिख लेते हैं तो घ के अनवरत प्रयास से भी घ लिखा जाता है। तो जीवन में कठिनाइयाँ आते रहती हैं और उन कठिनाइयों से लड़ते हुए जो वीर पथ पर चल पड़ता है, आगे के पथ पर चल पड़ता है, लक्ष्य की तरफ चल पड़ता है, उसे लक्ष्य अवश्य हासिल होता है और एक बेहतर लक्ष्य हासिल होता है। जैसे कि अर्जुन ने जब तीर छेदना वेदना था मछली को, तो अर्जुन, सभी लोग मछली देखे थे लेकिन अर्जुन मछली का आंख देखा था। तो आप भी इसी तरह से अनवरत प्रयास करते रहिए, जीवन लक्ष्य में सफलता असफलता तो होते ही रहना है, गिरकर सिर्फ एक बार अधिक उठने का प्रयास करना है और फिर जीत आपकी पक्की है। जितनी बार आप गिरते हैं उससे केवल एक बार अधिक उठिए, लक्ष्य आपका पक्का साधा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह से क ख ग घ तक ले पहुंच गए अनामिका जी। अब कहते अंग पर आकर थमक जाता है, उसका नहीं सधता है अंग। अब अंग में दुविधा है, अंग तो लिख देते हैं तो र हो जाता है, लेकिन अंग लिखने के प्रयास में अगर एक बूंदा छूट गया तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कैसे, वो र हो जाएगा। अगर र भी कब होगा, जब हम नीचे बूंदा देंगे तब अनामिका जी कहती हैं कि माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। अंग लिखने के अनवरत प्रयास में देखिए हम लिख के दिखा रहे हैं, देखिए कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ लेखिका कह रही हैं कि माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा, माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। तो कहते हैं कि एक उदाहरण देके समझाती है अनामिका जी, उसके नहीं सधता है अंग, अंग के ड को वह समझता है माँ। अंग का जो ड अक्षर लिखे है वो समझता है माँ, और एक बुंदा जो देते हैं वो माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। तो लेखिका का कहने का तात्पर्य है कि क लिख लेते हैं अच्छी तरह, ख ग घ, और अंग पर जब हम आते हैं तो थोड़ी सी कठिनाइयां महसूस होती है कि अगर कोई बुंदा छूट जाएगा, जैसे मेरे को कहते हैं कि कुंती आपने लिखा है, ठीक है, तो कुंती पर से कोई बुंदा फटा के देखिए, पढ़ के देख लीजिए अपने, हंसते रहिए मन मन, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कहता है कि बेटे जो अंग जो लिखता है तो अंग जो र जो हुआ माँ का गोद, और जो बुंदा हुआ गोद में बैठा हुआ बेटा। तो कैसे माँ के अंग साफ किताब में दिखाया गया है कि गोदी में बैठा हुआ बेटा। माँ बेटे सजते नहीं उससे और लिख लेने की अनवरत कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि हम लिख लें अंग अच्छी तरह से। तो जैसे जीवन पथ पर जब हम चल पड़ते हैं तो लगते हैं कैसे बाल किसी भी काम को करते हैं, जैसे मैरिज लाइफ में हम लोग आते हैं अचानक, गृहस्थ आश्रम, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के बाद सर्विस और सर्विस के बाद मैरिज लाइफ में आते हैं, वैवाहिक जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आगे क्या होगा। तो जिस तरह हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, हमारे पिता ने इन सारे कार्यों का निर्वहन करते आया, हमें भी उसी तरह धीरे धीरे निर्वहन करने की आदतें पड़ जाती हैं। तो यहाँ कहता है अंग के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल में एक बिंदु है को मानता है गोदी में बैठा हुआ बेटा। तो इस तरह से अनामिका जी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम जीवन के पथ पर आगे चल देते हैं तो पहली बात तो कठिनाई होती है, फिर उसी तरह से माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा सा एहसास होता है, मालिक बनकर आप शासन करते हैं। और अच्छा हाँ, मालिक बने जरूर, लेकिन एक मालिक के दिल में जो अंतरात्मा होता है वही अंतरात्मा नौकर के दिल में भी होता है, वही किसी काम करने वाला मजदूर के दिल में भी होता है। अगर आप किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो अपना दिल पर भी ये ठेस एक बार लेके देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है, तो समझ में आएगा। ठीक है,
माँ बेटे सजते नहीं उसे और लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आंसू आ जाते हैं। लिखते जैसे उसको लिखने के भी बहुत सारे तरीके हैं, पहले थोड़ा सा पाई देके थोड़ा सा पाई लेते हैं, फिर इस तरह से घुमा के लिखते हैं, फिर बुंदा देते हैं। तो अनवरत प्रयास सटीक अक्षर लिखने में कोशिश करते करते बच्चे के आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह हम जीवन के पथ पर जब आगे बढ़ते हैं तो एक खुशी के भी आंसू होते हैं, ऐसा नहीं कि दुख के, खुशी के भी आंसू होते हैं कि अब हमने सफलता पा लिया है। इस तरह बच्चा जब लिख लेता है अंगतर तो बाकी अक्षरों को लिखने के लिए उन्हें परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके थे आंसू, पहली विफलता पर छलके थे आंसू है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास कथा का। तो हम पहले जब किसी काम को पहली बार करना शुरू करते हैं तो हमें जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, उससे लड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सफलता को प्राप्त कर लक्ष्य की तरफ हम साथ लेते हैं। तो गिरना नहीं बड़ी बात है, गिर के एक और अधिक बार उठ करके और चल देना फिर बड़ी बात है। और अगर गिरे रह जाएंगे तो लोग कचड़ के निकल जाएंगे, और आप अगर उठ गए तो सबको कचड़ के आप आगे निकल जाएंगे, कोई आपका पीछे नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से जीवन लक्ष्य को आप साधिए और आगे बढ़िए। हमारी कहानी के कवित्री बहुत बड़ी प्रेरणा का दी है। ऐसा कविता तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लिखे बहुत बड़े बड़े कवि लिखे हैं, लेकिन इस कविता में जो हमें ज्ञान मिला वो शायद ही कहीं मिल पाया। अब हम प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, आप इसे ध्यान से देख लें, पढ़ लें, समझ लें। चैप्टर 10 अक्षर ज्ञान अनामिका जी का लिखा हुआ है। कवित्री का जन्म यानी अनामिका जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। लेखिका के पिता का क्या नाम था? लेखिका के पिता श्यामनंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? यानी अनामिका जी ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? अनामिका जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया और वहीं से PhD की उपाधि ली। इसके बाद लेखिका कौन कौन से विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका थीं? वे सरस्वती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। इन्होंने रचनाओं का उल्लेख, इन्होंने गद्य एवं पद दोनों ने लेखन कार्य किया है। काव्य संकलन, गलते पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि, आलोचना, पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र आदि, संपादन, कहती हैं औरतें। अगला क्वेश्चन है, अनामिका जी की कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त थे? अनामिका जी कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए थे? अनामिका जी को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतु राज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त थे। कविता का परिचय संक्षिप्त में दीजिए। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से संकलित है। इसमें बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतूहलपूर्ण वर्णन चित्रण किया गया है। कवित्री गंभीर आशय व्यक्त की हैं। इस कविता के वर्णाक्षर के माध्यम से कवित्री ये बताना चाहती हैं कि जीवन में आने वाले परेशानियों से हम कैसे उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। कविता में तीन उपस्थितियां स्पष्ट करे वे कौन कौन सी हैं? कवित्री ने जीवन के 3 भागों में बांटकर जीवन सत्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कविता बच्चों के अक्षर ज्ञान से आरंभ होती है। दूसरे चरण में जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन है। तीसरे चरण में सृष्टि के विकास की कथा का वर्णन कवित्री ने बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था को उजागर किया है। कविता में क का विवरण क्या है? कवित्री ने कविता में क का विवरण स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यंजन वर्णों में क प्रथमाक्षर है। इसका उच्चारण कंठ से होता है। क का उच्चारण कंठ से होने के कारण बच्चा कठिनाई का अनुभव करता है, क्योंकि यह उसके जीवन का प्रथम प्रयास होता है। खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या है? खालिश बेचैनी खरगोश की है, क्योंकि खरगोश कबूतर के भय से आक्रांत है। यहाँ बेचैनी का अभिप्राय जीवन में आने वाली कठिनाइयों से है। कवित्री इस बेचैनी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं से ही जीवन में, इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की अपेक्षा रखनी चाहिए, अन्यथा खरगोश की खालिश बेचैनी की तरह छटपटाना पड़ेगा। तो पहला अक्षर क, बाल्यावस्था का ख,
मतलब युवा अवस्था का, किशोरावस्था युवा अवस्था के बारे में इस तरह परिचय दिए हैं कि जिस तरह से आप पहले अक्षर अच्छे से हासिल कर लेते हैं, पहला ज्ञान अच्छा से अगर हासिल हो जाता है आपका, तो दूसरा तीसरा चौथा में आप अच्छे से नहीं, अगर शुरू में ही गंदी आदतें सीख लेते हैं तो बाद तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। बेटे के लिए अंग क्या और क्यों? बेटे के लिए अंग माँ और बेटा है, क्योंकि अंग के ड को वह माँ मानता है तथा अंग के आगे लगे अनुस्वार, ये इसको हम अनुस्वार कहते हैं, को गोदी में बैठा बेटा। तात्पर्य है कि माँ बेटे अर्थात क एवं अनुस्वार से अंग वर्ण बनता है, उसी प्रकार माँ बेटे के आपसी संबंध से सृष्टि कथा का विकास हो पाती है। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? बेटे के आंसू तब आते हैं जब माँ बेटे अर्थात अंग का सही उच्चारण नहीं कर पाता है। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से ऊब जाता है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संदेह जान पड़ता है, तब उद्विग्नतावश आंखों में आंसू आ जाते हैं, अथवा ऐसे कहें कि निराशा की स्थिति उत्पन्न होने के कारण आंसू आ जाते हैं। कविता के अंत में कवित्री शायद अव्यय का प्रयोग क्यों किया है स्पष्ट कीजिए। शायद अव्यय का प्रयोग करके यह स्पष्ट करने का प्रयास करती हैं कि जीवन के आरंभ में कठिनाइयां असहज जान पड़ती हैं। इस असहज अवस्था में व्यक्ति अपना धैर्य खो बैठता है। इस पर अधीरता घड़ी में वह जीवन से निराश हो जाता है। अतः शायद के माध्यम से कवित्री जीवन सत्य अर्थात सृष्टि विकास की कथा स्पष्ट करती हैं कि इस सृष्टि का विकास अंतर्द्वंद के बीच हुआ है। कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है, विचार करें। प्रस्तुत कविता अक्षर ज्ञान विचार प्रधान कहानी है। इसमें कवित्री ने अक्षर ज्ञान के माध्यम से जीवन सत्य को उद्घाटित किया है। कवित्री का मानना है कि जीवन में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करना व्यक्ति का काम है। जो व्यक्ति अपनी सक्षमता के अनुकूल प्रथम प्रयास अर्थात लक्ष्य निर्धारित करता है, उसे अवश्य सफलता मिलती है। हानि लाभ जीवन मरण अर्थात उत्थान पतन आदि सृष्टि के नियम हैं। इसलिए व्यक्ति को सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसका जन्म हुआ है उसके मृत्यु निश्चित है। एक देव सारे भ्रमों को मन से निकाल कर कर्तव्य पथ पर रहना चाहिए। खास करके समझिए कि जन्मदाता, पालनकर्ता और विनाशकर्ता सबकी कहानी एक तरह से कवित्री ने उजागर किया है। गमले सा टूटा हुआ, अगला प्रश्न है, गमले सा टूटा हुआ उसका ग थोड़ा सा लुढ़कता है उसका घ। प्रस्तुत पंक्ति कवित्री अनामिका द्वारा लिखित कविता अक्षर ज्ञान से ली गई है। इसमें कवित्री ने अक्षर ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के मूल रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। कवित्री का कहना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैसे ही कठिनाई का अनुभव होता है जिस प्रकार बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में आती है। तात्पर्य यह है कि जीवन एक ऐसी समस्या है जिसका समुचित ज्ञान तभी होता है जब व्यक्ति उसके अनुकूल लगातार परिश्रम करता है। यदि वह लीक से हट जाता है, यानी रास्ते से हटने का प्रयास करता है, तो उसकी कल्पना गमले के समान टूट जाती है अथवा घड़े के समान लुढ़कती रह जाती है। परिणामतः उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसका कहने का मतलब है कि कुछ लोग काम करते हैं, थोड़ा सा कठिनाइयाँ छोड़ देते हैं, एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम, लेकिन ऐसा लक्ष्य को प्राप्ति नहीं होता है। किसी एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमें आत्मविश्वास के साथ जीवन के संग्राम में कूदना चाहिए और उस पर सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। कवित्री का यही बात मानना है। जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।